पड़ेगा। और किस तरीके से करेंगे हम? dim my c as new class 1 और form1.controls.add my c। आइए अब इसको हम बहुत क्विकली ब्राउज करके रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो देखिए इसने हमें एक इमेज यहाँ पे शो किया है। राइट क्लिक करूँ अगर मैं इस पर और देखें तो ये देखें सेव पिक्चर एज आ रहा है, यानी कि ये 14+11 जो लिखा है ये टेक्स्ट नहीं है, ये इमेज है, पूरे का पूरा इमेज है। व्यू सोर्स करते हैं ज़रा, और व्यू सोर्स में आप ये देखिए जो हमारा टैग रेंडर हुआ है वो हुआ है इमेज सोर्स इक्वल टू handler.ashx। 14+11 का कहीं तस्करा नहीं है, तो अगर कोई बॉट चलता है और वो पेज को पार्स करके इस वैल्यू को ढूंढता है तो उसको कहीं भी ये 14+11 नहीं मिलता। सही है, यानी कि हमारा कैप्चा कंट्रोल काम कर रहा है। अब हम इस वैल्यू को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? आपको याद होगा अभी मैंने यहाँ पे इसको सेशन वैल्यू में सेव किया है, और सेशन हमारे हैंडलर में किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है? आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है आई रिक्वायर सेशन स्टेट। ओके, अब हम अपने कोड बिहाइंड में जाके ऐसा करते हैं, अपने पेज में हम एक बटन क्रिएट करते हैं, dim my but b as new button और my b dot text equal to verify form1 dot controls dot add my b और एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं, my t form1 dot controls dot add my t। सही है। तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर लिया। ज़रा पेज रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। तो हमारा बटन भी आ गया है और हमारा टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया, लेकिन अभी जाहिर सी बात है कुछ कर नहीं रहा है। जब आप जब बटन दबाते हैं तो ऑब्वियसली करता तो कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि से बनता ये सबमिट बटन है। अगर आप सोर्स देखिए तो ASP का जो बटन होता है उसकी टाइप होती है हमेशा सबमिट की। तो क्योंकि यहाँ पे ये सबमिट होता है कुछ ना कुछ, तो आप ये देखिए कैप्चा की वैल्यूज़ भी चेंज होती रहती हैं। सही है, लेकिन अभी वेरिफिकेशन ऑब्वियसली कुछ नहीं हो रही, हमने कोड नहीं दिया। तो हम यहाँ पे माई बी का कोड ऐड करते हैं। पहले ऐड हैंडलर माई बी डॉट क्लिक और माई बी क्लिक, और अब इसका एक सब रूटीन बनाते हैं इस इवेंट को हैंडल करने का। पब्लिक सब माई बी क्लिक byval sender as object byval e as event args। सही है, और यहाँ पे हम अपनी अब लॉजिक लिखते हैं। पहला काम तो ऑब्वियसली हमें ये करना होगा, पहले दो काम जो मेन हैं वो ये हैं कि सेशन से वैल्यू रिट्रीव करनी होगी और टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रिट्रीव करनी होगी। तो dim यहाँ पे लिखता हूँ my s as, यहाँ पे देखिए वेरिएबल नेम्स मैं बिल्कुल भी ऐसे यूज़ नहीं कर रहा जो कि डिस्क्रिप्टिव हैं, हाँ, जो कि गलत है। लेकिन क्योंकि मेरा जो वीडियो स्क्रीन है थोड़ा छोटा है और मुझे बार बार माउस स्क्रॉल करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये माई एस और माई बी और माई टी इस तरह के यूज़ किए हैं, वरना आप डिस्क्रिप्टिव नेम्स यूज़ करें। एज स्ट्रिंग और सी टाइप सेशन आंसर कॉमा स्ट्रिंग। सेशन में क्योंकि वैल्यू जो भी होती है वो एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर होती है, तो बेहतर यही होता है कि उसको आप अप्रोप्रिएट टाइप में कास्ट कर लें। और अब हम ऐसा करते हैं dim my t एज स्ट्रिंग और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेते हैं। अच्छा, अब टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेने के लिए हमें इसको यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा, पब्लिक my t एज न्यू टेक्स्ट बॉक्स और my t इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे, my t सही है, इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। और
और यहाँ पे अब myT.text रिट्रीव करते हैं। ओहो, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट कर गई, इसको हम चेंज कर देते हैं my v कर देते हैं, my वैल्यू फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स को my v कर देते हैं ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब इफ़ की कंडीशन चलेगी, इफ़ स्ट्रिंग डॉट कंपेयर, क्या कंपेयर करना है, my s को my v से, और इग्नोर केस तो यहाँ पे कुछ है नहीं हमारे पास। यूज़ करेंगे स्ट्रिंग कंपैरिजन डॉट ऑर्डिनल, और अगर तो ये ज़ीरो, यानी कि इक्वल ज़ीरो का मतलब है अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ज़ीरो रिटर्न होता है। तो इफ़ स्ट्रिंग डॉट कंपेयर माई एस माई वी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जब ये कंपेयर हो जाएं और अगर बराबर होंगे तो ज़ीरो रिटर्न होगा। तो रिस्पॉन्स डॉट राइट वैलिड, यहाँ रिस्पॉन्स डॉट राइट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली अपने कोड में आपको लेबल कंट्रोल बनाएंगे और उसमें ये वैल्यू शो करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी अब हम यूँ ही कर लेते हैं, बार बार बैक एंड फोर्थ करना पड़ रहा है। और एक काम ये और करना होगा हमें एक बार, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हर केस में ये वैल्यू कंपेयर होना, हम चाहते हैं कि जब पेज पोस्ट बैक हो तभी कंपैरिजन हो। अच्छा, अभी हम इसको अब रन करके देखते हैं कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि अभी काफ़ी देर से हमने इसको रन नहीं किया है। तो इसको ज़रा हम रिफ़्रेश करते हैं, कैंसिल करके इसको हम दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे देखें 6 और 11 बोल रहा है, इसमें ज़रा मैं 17 लिख के देखता हूँ वेरीफाई होता है कि नहीं। तो देखिए इसने हमें क्या दिया, वैलिड। अब ये है 29 लिख के देखता हूँ, वैलिड। यहाँ पे कुछ गलत लिख के देखता हूँ, 9 इनवैलिड। यहाँ भी 9 लिख के देखता हूँ, इनवैलिड। यहाँ भी 9 इनवैलिड, यहाँ भी 9 इनवैलिड। यहाँ पे 17 लिख के देखता हूँ, वैलिड। यहाँ पे 12 वैलिड, यहाँ पे 16 वैलिड। यहाँ पे मैं गलत लिखता हूँ 2 तो इनवैलिड। तो देखिए ये हमारा कैप्चा कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो आइए थोड़ा सा हम फिर से कोड को देख लेते हैं हमने क्या किया। बेसिकली आज हमने देखा कि जेनेरिक हैंडलर्स कैसे बनाते हैं। जेनेरिक हैंडलर्स बहुत ही काम की चीज़ें हैं। अगर आप इमेजेस सर्व करना चाहते हैं यूज़र को तो आप जेनेरिक हैंडलर बना सकते हैं। जेनेरिक हैंडलर में पहले हमने कैप्चा का फंक्शन बनाया जो कि एक स्ट्रिंग क्रिएट करता है। यहाँ पे हमने 2 रैंडम नंबर्स लिए। पहला जो आर्ग्यूमेंट 1 है उसको हमने 6 और 15 के बीच में जनरेट किया। arg2 को हमने 5 और 20 के बीच में जनरेट किया। इन दोनों को हमने प्लस करके इसका एक आंसर का वेरिएबल बनाया, उसमें स्टोर किया। फिर हमने आंसर को सेशन में स्टोर किया क्योंकि हम चाहते हैं जब यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करे तो हमारे पास आंसर होना चाहिए जिसके अगेंस्ट हम कंपेयर कर सकें। ऑन द स्पॉट हम उस पेज में ही डायरेक्टली इसको आंसर को नहीं ले सकते क्योंकि जो यूज़र को ये जो चीज़ दिख रही है ये बेसिकली नंबर्स नहीं है, ये एक इमेज है। फिर हमने स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, स्ट्रिंग बिल्डर को इंस्टेंशिएट किया और उसमें अपेंड फॉर्मेट का मेथड यूज़ किया ताकि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यूज़र को इसी शक्ल में दिखे। ये 8 + 14 =